प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा का सामान्य परिचय एवं उसका कथानक। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस नाटक के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच के सूत्रधार हैं। भारत दुर्दशा नाटक 1880 ईस्वी में प्रकाशित भारतेंदु जी का एक महत्वपूर्ण प्रहसन है, जिसमें वे पराधीन भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हैं और इस दुर्दशा के लिए अंग्रेजी राज को जिम्मेदार ठहराते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 6 अंकों वाले इस नाटक में भारत के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुरावस्था का वर्णन किया है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि भारत दुर्दशा जो नाटक है वह मूल रूप से 6 अंकों में विभाजित है। 2 पद के मंगलाचरण के पश्चात प्रथम अंक का आरंभ होता है, जिसमें भारतेंदु ने भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन किया है और उसके साथ ही विदेशी आक्रांताओं के कारण इस देश की जो दयनीय स्थिति हुई है उसका उल्लेख किया है। द्वितीय अंक में भारत स्वयं अपनी दीन दशा सुनाता है और बेहोश हो जाता है, किंतु उसी समय वहाँ पर आशा प्रकट होती है, जो कि एक पात्र है, वह उसके प्राण बचा लेती है। तृतीय अंक में भारतेंदु भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार आपसी फूट, वैमनस्य, अपव्यय, संतोषी वृत्ति, स्वार्थपरता जैसी शक्तियों का उल्लेख करते हैं। वे मानते हैं कि इन शक्तियों ने भारत को धन, बल और विद्या से शून्य कर दिया है। यही भारत के सर्वनाश का कारण है। चतुर्थ अंक में भारत दुर्दैव जो इसका पात्र है, भारत के निश्चित नाश का उपक्रम करता है, अर्थात प्रयास करता है। 5वें अंक में एक सभापति, एक बंगाली, एक मराठी, एक संपादक, एक कवि और 2 देशवासी 7 लोग इस देश के बचाव के उपाय पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, किंतु डिसलॉयल्टी उन्हें इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट की हाकिमेच्छा नामक धारा में गिरफ्तार कर ले जाती है। 6ठे अंक में भारत भाग्य बेहोश पड़े भारत को जगाने का प्रयास करता है, किंतु जब उसे लगता है कि भारत का जागना संभव नहीं है तो वह अपने सीने में कटार मार लेता है। स्पष्ट है कि यह नाटक भारतेंदु की निराशा को प्रकट करता है, इसलिए भारतेंदु समग्र के संपादक ने इसे दुखांत रूपक कहा है। उसके बाद हम इसके कथानक के बारे में विचार करते हैं। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी देश की दुर्दशा देखकर दुखी थे और संपूर्ण नाट्य रासक उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति है। अतः भारत दुर्दशा का मंगलाचरण भी उसी भावना से ओतप्रोत है। उसमें कलियुग की समाप्ति और सतयुग की स्थापना की मंगल भावना व्यक्त की गई है। वह कहते हैं, जय सतयुग थापन करन, नासन मलेच्छ अचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कलिक अवतार। इसके बाद कथानक में
प्रथम अंक आरंभ होता है। भारत दुर्दशा एक प्रतीक नाटक कहा जा सकता है जिसमें परंपरागत रूप से कथानक का निर्वाह नहीं हुआ है। इस नाटक में घटना चक्र का विधान भी बहुत क्षीण है क्योंकि भारतेंदु ने यह नाटक एक खास उद्देश्य से लिखा है। भारत दुर्दशा एक करुणा प्रधान नाटक है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु भारत की दुर्दशा पर बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं। वह कहते हैं, आओ सब मिल रोवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। एक तो यह है यहाँ पर कि वह सोच रहे हैं जब रोना एक संगठनकारी माध्यम बन सकता है, यानी मिलकर रोना। जब एक दुख सब महसूस करेंगे तो उस पीड़ा से कुछ परिवर्तन की आकांक्षा जन्म लेगी। इसलिए वह कह रहे हैं, सब जैसा ही दुख महसूस करो, जिसे कि भारत का दुख कहा जा सकता है, उसे अनुभव करके रो, ताकि बेचैनी ऐसी पैदा हो संगठित रूप में जिससे परिवर्तन की आकांक्षा बनकर वे सामने आए। यह तो एक रूप हुआ, पर बाद में उनको जैसे इसका कथानक विकसित होता है उनको लगा होगा कि रोना ही रोना क्या बात हुई, स्थितियों पर हंसा भी जाए, क्योंकि स्थितियों पर हंसाकर और हंसकर भी हम प्रतिकार की एक मुद्रा अख्तियार कर सकते हैं। इसलिए भारत दुर्दशा के कथानक में वैसी नाटकीयता भी नहीं है जैसी अंधेर नगरी के कथानक में है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु प्रतीकात्मक ढंग से उन शक्तियों को उजागर कर रहे हैं जो भारत की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इस नाटक का अंत भी कारुणिक है क्योंकि भारत अचेत अवस्था में है तथा भारत भाग्य के जगाने पर भी वह जग नहीं पाता। वस्तुतः भारत दुर्दशा नाटक में अतीत और वर्तमान का संघर्ष चलता है। अतीत अत्यंत गौरवमय है जबकि वर्तमान बहुत दयनीय है। इस संघर्ष का एहसास नाटक के अंत तक बना रहता है। भारत भाग्य, जो इसका एक मुख्य पात्र है, भारत को फिर उठाने की चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर कहता है, हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव, तेरे विचित्र चरित्र हैं। जो कल राज करता था वह आज जूते में टांका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव वन वन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे आज उन घरों में तूने दिया जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम से रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं, उनकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है।
अर्थात पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति हावी हो गई है। अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली। सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पत्री की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चालें। हाय, अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे अब क्या चिता पर संभलेगा। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे। उठो, देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय, मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो। वह भारत की नाड़ी देखकर कहता है, हाय, इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई। हे करुणा सागर, भगवान इधर भी दृष्टि कर। वह भगवान की पुकार करता है। हे भगवती राजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे, सहारा दे। हाँ, अब मैं जी के क्या करूँगा। जब भारत जैसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने का क्या अधिकार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतघ्न हूँ। रोने लगता है। हाँ विधाता, तुझे यही करना था। छी छी, इतना कलेव्य क्यों। बस अब धैर्य। कमर से कटार निकालकर, भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से कातर की भांति प्राण देकर ऋण होता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर, हे सर्वांतरयामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर, भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते। मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन ही से क्या। बस यह लो। उसके बाद वह कटार का छाती में आघात करता है और साथ ही जवनी का पतन होता है, अर्थात पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं और कह सकते हैं कि भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में कथानक को संघर्षपूर्ण और करुणापूर्ण बनाया है। इसका प्रारंभ से लेकर विकास और अंत अत्यंत कारुणिक है। यह एक प्रकार से कहा जाए तो रंगमंच की दृष्टि से भी यह सफल नाटक कहा जा सकता है।